एक है, बिल्कुल है, एक एक्सपेरिमेंट वो फ्रेम कर देते हैं और वो पूछते हैं हमको भाई काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है, पियर्सन कोएफिशिएंट लगाना है या एनोवा निकाल के दिखाया था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम लोगों ने निकाला था, जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी बताया था। तो वो चीज़ें दोबारा से चलेगी, बेसिक्स भी हम लोग नॉट प्रूवन येट सम लाइक एंड वी हैव लाइक हमने एक एज्यूम कर ली एक चीज़ कि ये ऐसे ऐसे है। मान लिया एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर का अजम्पशन है कि ये जो 2-4 बच्चे हैं उनका इतना IQ है, थोड़ा कम। जो है इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एंट्री कर रहे हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्यों, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? बताने की ज़रूरत है? नहीं है, नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया और बहुत ही सारे बेसिक क्वेश्चंस जो आए थे। इस साल भी एम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे स्टैटिस्टिक्स में से। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड नो डाउट वी नो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं। और अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप लोग इसमें बढ़िया स्कोर ले आएंगे। लॉजिकल है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, बस समझने की देरी है, कॉन्सेप्ट्स को जानने की देरी है। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग जंप मारेंगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस में से, और फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे। हालांकि हम लोग जो है वी हैव बीन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली ऑफ CSER JRF पार्ट C। उसमें मैंने काफ़ी सारे आपको काई स्क्वायर टेस्ट निकाल के दिखाया था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम लोगों ने निकाला था, जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी बताया था। तो वो चीज़ें दोबारा से चलेगी, बेसिक्स भी हम लोग जानेंगे और मज़े लेंगे, इंजॉय करेंगे लेक्चर्स को एज यूजुअल। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स में जो है स्टार्ट कर लेते, चलिए बहुत ही चलिए बेसिक सी बात कर लेते हैं रिसर्च डिजाइनिंग की। छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते फिर छलांग मारते और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो रिसर्च डिज़ाइन देखिए, अब आप लोग जो है PhD में एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ होगा। तो जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं, यानी कि एक चीज़ आपको जो प्रूफ करनी है जो अब तक नहीं हुई है, क्या उसको हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं? हाइपोथेसिस आप लोग टर्म सुनते ही आ रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने इंटर्न प्रोजेक्ट्स भी करे होंगे अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो हाइपोथेसिस, समथिंग विच हैज़ बीन नॉट प्रूवन येट, सम लाइक एंड वी हैव लाइक हमने एक एज्यूम कर ली एक चीज़ कि ये ऐसे ऐसे है। मान लिया एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर का अजम्पशन है कि ये जो 2-4 बच्चे हैं उनका इतना IQ है, थोड़ा कम है, इधर वाले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा है, और एक कुछ कैटेगरी ऐसी है, मतलब डिवाइड करने के बाद एक कैटेगरी ऐसे जिनका बहुत ही ज़्यादा, जो एक्सट्रीम लेवल का IQ है, जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। एंड वी हैव टू प्रूव कि हमारी ये जो हाइपोथेसिस है, मेरा जो मतलब टीचर का जो अजम्पशन है कि ABC जो बच्चा है वो इस कैटेगरी में आ रहा है, DEF जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू कंपेयर, हम लोगों को कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किसे करेंगे? एक चीज़ जो स्टैंडर्ड है, सो दैट्स कंट्रोल इन आवर केस, एंड देन दैट्स कंट्रोल व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब चीज़ जो हम प्रूव कर रहे हैं, कंट्रोल से हम कंपेयर करते हैं, चीज़ जो हम प्रूव कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटली भी हो सकती है, और क्या हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के भी, मेरा क्वेश्चन नहीं है आप लोगों से, बिना एक्सपेरिमेंट के भी प्रूव कर सकते हैं अपना हाइपोथेसिस कि वो सही है कि नहीं है? इज इट पॉसिबल? और इज इट नेसेसरी टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस? So there is control or standard, then we carry out a lots of experiments, or and my question is like, can it be non-experimental? Yes or no? And then we conclude. In between, अगर वो एक्सपेरिमेंटल है तो रिसर्च के मेथड्स हम लोग खुराफात करेंगे, वो सारा जो लेबोरेटरी में आप लोग करने वाले चीज़ को प्रूव करने के लिए, एंड फाइनली जाके देन कम्स अ कंक्लूजन। तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की, और अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं कैरी आउट करने के, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, कुछ चीज़, कुछ डेटा अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं।
तो दोबारा से जाते हैं रिसर्च डिजाइनिंग में। तो रिसर्च डिजाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक आ रहा है सैम्पलिंग डिजाइन, एक है सैम्पलिंग डिजाइन, एक ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, एंड ऑपरेशनल डिजाइन। अब क्यों हमें एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की जरूरत है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, क्यों है? वाई डू वी नीड फर्स्ट क्वेश्चन, डू वी नीड अ गुड रिसर्च डिजाइन और बैड रिसर्च डिजाइन? अब आप बोलेगे मैडम आप अच्छा ही होना चाहिए, बुरा तो नहीं होना चाहिए। तो सैम्पलिंग डिजाइन की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशनल डिजाइन की। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एज इन, अभी हम लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट लेके, वही हाइपोथेसिस लेके चल रहे कि एक क्लासरूम है, अंदाजा ये है कि इनका इतना आईक्यू, इनका इतना, एक अंदाजा है और इनका इतना आईक्यू है। तो एक ऑब्जर्वेशन हैज टू बी मेड, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, और उसमें से एक आइटम को अगर हम लोग सेलेक्ट करें और उसको स्टडी करें तो वो आता है सैम्पलिंग डिजाइन में। सो सैम्पल, लाइक वी हैव चूजन अ पर्टिकुलर आइटम and on the basis of observations and we are going to study, so that's under sampling design। ठीक समझ पा रहे हैं आप? statistical design मतलब data analysis, अलग अलग statistics methods हम लोग यूज करेंगे statistical design में। और फाइनली जाके क्या आ रहा है? operational design। operational design में भी टेक्निक्स ही आ रही है, so techniques which we use, so this is for statistical is for data analysis and this is like techniques for confirmation कि भाई हमने जो जो चीज़ भाई मानी है वो कंफर्म हो गई है फाइनली जाके, एंड उसके बाद में ये सब करते हुए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह 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 चल रहा है, कंट्रोल से कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, और फाइनली जाके हम कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकाल के आएंगे। अब आपके पीएचडी में कंक्लूजन अगर बढ़िया गया तो आपका पेपर बढ़िया छपेगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और काम कीजिए। बड़ी छोटी सी बात मैंने आपको ये बताई, थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद में जंप मारेंगे हम लोग किसमें? ये किसमें मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है भाई? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? व्हाट आर वेरिएबल्स और व्हाट इज़ अ वेरिएबल? क्या इसको डेटा कह सकते हैं? कोई डेटा, नंबरिंग, नंबर वगैरह 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 कह सकते हैं, जो चीज़ वेरी कर रही है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूअस या फिर नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा जैसे कि जो चीज़ हम मेजर कर सकते, क्वांटिटी, हाइट, वेट, एज को कह सकते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब या तो ये डिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है। अगर मैं आप लोग खुद सोचेंगे, साथ साथ सोचते रहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट जो है डिपेंडेंट, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है किस पे?
किसी चीज़ पे, तो हाइट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? हाइट और एज का कॉन्सेप्ट ले चलिए। तो हाइट किसी फैक्टर पे, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो क्या हाइट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है या एज एक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? सोच के बताइए। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल भी कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूस जो होते हैं वेरिएबल्स, ये ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? डेसिमल्स में। ऐसे वेरिएबल्स जो कि एक्सप्रेस हो सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स में, और नॉन कॉन्टिन्यूस को आप इंटीजर में एक्सप्रेस करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ है, बस थोड़ा सा बेसिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगेन, एज जो है, एज कॉन्टिन्यूस में आ रहा है या नॉन कॉन्टिन्यूस में आ रहा है? कि डेसिमल में डिनोट हो सकती है एज। इसी तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो वो कॉन्टिन्यूस में आएगी या नॉन कॉन्टिन्यूस में आएगी? कौन से वाले में आएगी बताइए? डेसिमल में बता सकते हैं हम कितने इतने भाई बच्चे हैं और डेसिमल में लगा दे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या इंटीजर में आएगी वैल्यू? ओके। फिर आता है एक और जो है, एक टर्म मेरे को याद आ रही है, एक्सट्रेनियस, आई गेस दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब ये जो है ऐसे वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर नहीं करते। दे आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक दे आर नॉट डिपेंडेंट किसी चीज पे, सो दे आर इंडिपेंडेंट, बट these variables affect a dependent variable। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है, वो क्लास में बहुत होशियार है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और अपने आप ही जो है दिमाग यूज करता है, कॉन्सेप्ट्स लगाता है, सेल्फ स्टडी करता है। तो क्लास में अगर हम लोग कंपेयर करें रिकॉर्ड की, अच्छे मार्क्स की, तो क्या उसकी इंटेलिजेंस या उसका जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो लगा रहा है, सेल्फ स्टडी जो कर रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्चुअल, वो जो अपना दिमाग यूज कर रहा है, तो क्या उसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा क्लास में और बच्चों से? अचीव करेगा बेटर? और इसका उल्टा कर दीजिए, मान लो एक बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, तो मतलब एक टीचर है, वो सेम चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन एक बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, सुन भी रहा है वो चीज़ टीचर की, और अपने आप भी पढ़ रहा है, होशियार भी है, ऑब्वियस सी बात है उसका जो मार्क्स है वो कंपैरेटिवली और बच्चों से बेहतर आने वाला है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर की चीज़ों पे वो सुन रहा है बट निर्भर नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली खूबी क्या है? उसकी इंटेलिजेंस और उसका सेल्फ, द क्वालिटीज लाइक द थिंग्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स मेथड ऑफ लेक्चर्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसका जो डिपेंडेंसी है, उसका जो ग्रेड है वो बेटर आ रहा है कंपैरेटिवली और बच्चों से। सो दैट्स एन सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फिर एक आता है कुछ थोड़ा सा कॉन्फाउंडेड रिलेशनशिप, एक टर्म मुझे यूज आ रही है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं बता रही हूँ, आप इसको भी देखिएगा। कॉन्फाउंडेड रिलेशनशिप्स वगैरह 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 एंड ऑल। फिर वही चीज़ है, एक्सपेरिमेंट्स इन डेटा एनालिसिस ऑन these things। थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं, एक डेटा लेके चलते हैं। देखिए सपोज अलग अलग बच्चे हैं, हम लोगों ने डिवाइड कर ही दिए, अब बना ही लेते हैं हम टेबल एक।
So A, B, C, D and E. Forms ठीक। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने ग्रुप्स बना लिए। तो हम एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जान रहे हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में। अलग अलग तरीके के डिज़ाइनिंग्स, रिसर्च डिज़ाइनिंग्स भी होती है। एक हो गया रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, एक होता है लैटिन सीक्वेंस डिज़ाइन, एक है फैक्टोरियल डिज़ाइन। और बहुत सारे होते हैं भाई, ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फैक्टोरियल डिज़ाइन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो है, ये जो हम जान रहे हैं थोड़ा सा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जान रहे हैं। तो ये जो मैंने ग्रुप ये जो बनाए हैं, ये ग्रुप क्या है बेसिकली, ए कैटेगरी में आ रहे हैं लो आईक्यू वाले बच्चे, इनफैक्ट वेरी लो आईक्यू। इसमें आ रहे हैं लो आईक्यू, इसमें आ रहे हैं एवरेज, सी में, सी ग्रुप में। इसमें आ रहे हैं इंटेलिजेंट कैटेगरी, थोड़ी सी हाई आईक्यू। और ई में आ रहे वेरी हाई, जीनियस लेवल, सो वेरी हाई आईक्यू। ठीक है, तो फॉर्म्स 1 2 3 4। तो ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स को हम ब्लॉक्स भी कह सकते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन्स में। और फॉर्म्स जो है, एक टीचर को प्रूफ करने के लिए कि ए वाले जो बच्चे हैं वो, कोई भी डेटा ले लीजिए, वो ए वाले जो है उनका आईक्यू बहुत ही कम है अगर हम लोग ई से कंपेयर करें तो क्या करना चाहिए, किसी तरीके से, किसी चीज से कुछ ना कुछ कंडक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक मेथोडोलॉजी लगाएंगे। और ये जो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है, इसको एनालाइज करते हैं, उस डेटा को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई ए वाले जो है अलग अलग फॉर्म्स, एक मेथड लगाया, ठीक। और उस बेसिस पे ये चीजें ये निकल के आई, ये वैल्यूज निकल के आई। तो इस वाले डिजाइन को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो सबसे कॉमन मेथड है वो होता है 2-वे एनोवा टेस्ट। एंड वी नो अधिकतर क्वेश्चंस जो फ्रेम होके आ रहे हैं बेसिक से, वो ये आ रहे हैं कि अगर मेरे को एक या एक से अधिक चीज़ों को कंपेयर करना हो तो ये 4 स्टैटिस्टिक्स मेथड्स में से हम कौन सा यूज करेंगे। है ये क्वेश्चन इस तरीके के? है, एक है, बिल्कुल है। एक एक्सपेरिमेंट वो फ्रेम कर देते हैं और वो पूछते हैं हमको भाई काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है, पियर्सन कोएफिशिएंट लगाना है, या एनोवा लगाना है, या टी टेस्ट लगाना है, या जेड टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है। तो कौन सा मेथड किस एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट रहेगा, तो वी शुड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो ब्लॉक डिजाइनिंग है रैंडमाइज्ड वाला, इसको यूज करते हैं 2-वे एनोवा से। छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, अब आगे और इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं।